हेलो डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ संजय सर, फिजिक्स फैकल्टी। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे एनसीईआरटी क्लास 9 का साइंस का चैप्टर नंबर 10 जिसका नेम है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे ग्रेविटी के बारे में। ग्रेविटी क्या होती है, जो अर्थ के ऊपर जो ग्रेविटेशनल पुल क्या होता है वो समझा हमने। ओके, एक अट्रैक्शन फोर्स देखा, फिर हमने एक लॉ डिफाइन किया। लॉ क्या था, तो ये ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल लॉ या तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ भी हमने डिस्कस किया था। ओके, आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशन एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या था, तो कि एवरी एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन। ओके, दो जो फोर्स लगते हैं वो फोर्स कैसे होने चाहिए, इक्वल मैग्नीट्यूड और अपोजिट डायरेक्शन में। तो वो अपना थर्ड लॉ था, न्यूटन्स थर्ड लॉ। ओके, वो न्यूटन्स थर्ड लॉ और ये ग्रेविटेशनल जो है उसके बीच का हमें रिलेशन देखना है। ओके, तो रिलेशन देखने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम दो बॉडी कंसिडर करते हैं। ये मान लो कि बॉडी m1 है जिसका मास m1 और यहाँ पे कोई एक बॉडी है जिसका मास है m2। दोनों के बीच में कुछ सर्टेन डिस्टेंस है, कुछ r जितना। ओके, d भी ले सकते हो, ऐसा नेसेसरी नहीं है कि r ही ले सकते हैं। ओके, तो हमने वहाँ पे बोला था कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा होता था कि म्यूचुअल फोर्स होता है। ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा, म्यूचुअल, मतलब में 1 के ऊपर लगने वाला फोर्स है वो F1 किसके वजह से, 2 के वजह से, मतलब F12 एट्रैक्शन फोर्स है, मतलब पहले बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहा है 2, वो एट्रैक्टिव फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स एट्रैक्टिव फोर्स, इसलिए वो M2 की तरफ दिखा रहे हैं। ओके, 2 के ऊपर भी फोर्स लगाएगा कौन, 1, तो उसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी। ओके, टूवर्ड लेफ्ट, और 1 के ऊपर लगने वाला फोर्स वो किस तरफ होगा, टूवर्ड राइट। ओके, तो मतलब में ये म्यूचुअल फोर्स था ग्रेविटेशनल फोर्स। तो म्यूचुअल फोर्स मतलब क्या होगा, तो कि एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे। जैसे कि 1 के ऊपर 2 फोर्स लगाएंगे तो 2 के ऊपर भी 1 फोर्स लगाएगा, मतलब में F12 और 21। तो ये क्या हुआ, मतलब इक्वल मैग्नीट्यूड है दोनों का और अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये क्या होगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ हो गया। ओके, मतलब में ग्रेविटेशनल जो फोर्स था और न्यूटन्स थर्ड लॉ दोनों में क्या है, सिमिलरिटी है, दोनों में इक्वलिटी है। ओके, अभी हम एक बात करते हैं कि जब न्यूटन अपने गार्डन में बैठा था, जो ग्रेविटेशन का इन्वेंशन था वो किसके ऊपर से था कि न्यूटन अपने गार्डन में बैठा था और एप्पल नीचे गिर रहा था। तो उसका उसने ऑब्जर्वेशन किया और उस ऑब्जर्वेशन के ऊपर से उन्होंने ग्रेविटेशनल पूरा लॉ हमारे सामने इंट्रोड्यूस किया। तो एप्पल नीचे गिर रहा है तो एप्पल के ऊपर क्या लग रहा होगा, अर्थ का फोर्स लग रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा। तो एप्पल यहाँ पे अपना फर्स्ट बॉडी है एप्पल और सेकंड बॉडी है अपनी अर्थ। ओके, तो देखो कि एप्पल अर्थ के ऊपर फोर्स लगा रहा होगा। पहले तो देखो कि एप्पल के ऊपर अर्थ फोर्स लगा रही है, अर्थ है अपनी। ओके, और ये अपना एप्पल, तो ये एप्पल के ऊपर अर्थ फोर्स लगा रही है, इसलिए एप्पल नीचे की तरफ आता हुआ हमें दिख रहा। तो क्या एप्पल भी अर्थ के ऊपर फोर्स लगाएगा, तो क्या जी हाँ लगाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो हमने बोला म्यूचुअल फोर्स है, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे। तो ओनली अर्थ, एप्पल ही हमें मोशन करते दिख रहा है, अर्थ क्यों नहीं जा रहा है एप्पल की तरफ, क्वेश्चन होना चाहिए हमें। ओके, अर्थ को भी एप्पल अट्रैक्ट करना चाहिए। एप्पल को अर्थ अट्रैक्ट कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, तो वैसे ही अर्थ को भी एप्पल क्या करना चाहिए, अपनी तरफ खींचना चाहिए। ओके, एप्पल अर्थ को खींचना चाहिए, अर्थ ऊपर आना चाहिए, ऐसा तो नहीं हो रहा है। तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, तो हमें पता है कि फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स को F से डिनोट किया जाता है, मास को M से और एक्सेलरेशन को A से। तो यहाँ पे मैं एक्सेलरेशन A इक्वल्स टू लिखूँ तो क्या होगा, A को सब्जेक्ट बनाऊँ तो M डिनोमीटर में जाएगा इसके, तो F/m। ओके, अभी जिसका मास ज़्यादा होगा, यहाँ पे देख सकते हो आप, जिसका मास ज़्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, कम होगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और फोर्स तो क्या होता है, कांस्टेंट होगा, दोनों के ऊपर सेम है। ओके, इक्वल है, मतलब कांस्टेंट, चेंज नहीं है। तो रिलेशन क्या है, A इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल M, जिसका मास कम उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, ज़्यादा। अभी ये वाले केस में, ओके, न्यूटन के ऑब्जर्वेशन के केस में हम देखते हैं तो एप्पल का मास कितना होगा, मास ऑफ एप्पल में M स्मॉल a से दिखा रहा हूँ और मास ऑफ अर्थ वो मैं M से डिनोट कर रहा हूँ। तो दोनों में रिलेशन देखें तो मास ऑफ अर्थ इज़ वेरी वेरी लार्ज कंपेयर टू मास ऑफ एप्पल। ओके, इसका मीनिंग क्या होगा, तो कि एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ऑफ एप्पल इज़ ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ, ये होगा। क्योंकि देखो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, जिसका मास कम उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा। मास किसका कम है, तो कि ये अपने एप्पल का कम होगा। ओके, एप्पल का मास नेग्लेजिबल होता है 15 ग्राम, किसके कंपेयर में, तो कि अर्थ के कंपेयर में। अर्थ का मास
10⁻24 kg के ऑर्डर का होता है। ओके, इतना ज़्यादा हैवियर है अपना अर्थ। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, तो कि अर्थ का मास वेरी वेरी लार्ज है, इसके वजह से मास ज़्यादा तो एक्सेलरेशन कम। ओके, मतलब में एक्सेलरेशन नेग्लिजिबल और दिखेगा ही नहीं। नेग्लिजिबल का मीनिंग होता है ना के बराबर। ओके, तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि जिस बॉडी का मास ज़्यादा होगा वो बॉडी की तरफ हमें क्या होगा, दूसरी बॉडी जो लाइटर बॉडी होगी वो अट्रैक्ट होती दिखेगी, या तो उसकी तरफ मोशन होता हमें दिखेगा, उसकी तरफ एक्सेलरेशन होता हुआ दिखेगा। फॉर एग्जांपल मार्कर की बात करूँ, मैं मार्कर को यहाँ से रिलीज़ कर दूँ तो ये नीचे की तरफ ही आ रहा है। ओके, तो मतलब है मार्कर के ऊपर अर्थ अपना एक फोर्स लगा रहा है, ग्रेविटेशनल पुल लगा रहा है। सिमिलर मार्कर भी अर्थ के ऊपर फोर्स लगा रहा है, लेकिन मार्कर का मास अर्थ के मास के कंपेयर में नेग्लिजिबल है। इसकी वजह से क्या होगा, तो कि इसका फोर्स हमें दिखेगा नहीं, इसका एक्सेलरेशन हमें अर्थ का एक्सेलरेशन दिखेगा नहीं। ओके, ओनली किसका एक्सेलरेशन दिखेगा, मार्कर का। ओके स्टूडेंट, तो जब भी आप न्यूटन्स लॉ अप्लाई करो तो आपको देखना है कि जो बॉडी का मास ज़्यादा होगा, फॉर एग्जांपल अर्थ का मास ज़्यादा है और इसलिए अर्थ के ऊपर कोई भी हम ऑब्जेक्ट थ्रो करते हैं वो नीचे की तरफ ही आता है, मतलब अर्थ की तरफ ही एक्सेलरेट करते हैं और अर्थ की तरफ ही वो अट्रैक्ट होंगे। मतलब ज़्यादा मास की तरफ, ज़्यादा हैवियर मास वाला होगा, ओके, उसकी तरफ लाइटर मास वाला जो बॉडी होगी वो मोशन करेगी, एक्सेलरेट करेगी, या तो उसके तरफ अट्रैक्ट होगी। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ। ओके, अच्छे से समझ लो। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ओके स्टूडेंट, नोट कर लिया। नेक्स्ट अभी आगे बढ़ते हैं फ्री फॉलिंग पे। ओके, फ्री फॉलिंग क्या होता है वो समझते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेविटी क्या था वो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। ग्रेविटी क्या होता है, तो कि ग्रेविटी एक फिनोमिनन है, मतलब मैं उसमें क्या होता था कि अर्थ के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसको मैं अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करूँ, कोई भी ऑब्जेक्ट, तो नीचे की तरफ ही आता है और नीचे की तरफ अर्थ की तरफ ही अट्रैक्ट होता है, मतलब टूवर्ड टू अर्थ। ओके, अट्रैक्ट टूवर्ड टू अर्थ। तो उस फिनोमिनन को क्या बोलते हैं, अट्रैक्शन का जो फिनोमिनन है उसको हम बोलते हैं ग्रेविटी। तो उसको लिखना हो तो कैसे लिखे, तो लिख सकते हैं द फिनोमिनन ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड अदर बॉडी। अर्थ के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट, मान लो कि मार्कर है, पेन है, कोई भी ऑब्जेक्ट, बॉल है, स्टोन है, ओके, वो अट्रैक्ट करेगा किसकी तरफ, अर्थ की तरफ। ओके, हम जंप करते हैं तो वापस नीचे ही आ जाते हैं। ओके, तो वो जो फिनोमिनन है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटी। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन द बॉडी इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, तो कि अर्थ की वजह से दूसरी बॉडी के ऊपर अट्रैक्शन फोर्स जो लगता है उसको ही हम क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ओके, तो उसका फॉर्मूला क्या था, तो उसका फॉर्मूला हमने डिराइव किया था यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ के अंदर। वो क्या था, फोर्स के यूनिवर्सल लॉ के अंदर हमने डिराइव किया था F = G m1m2/r²। यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट बॉडी है m1 = वो अपना कोई बॉडी होगा, मान लो कि कोई बॉडी है, ओके, कोई ऑब्जेक्ट है, और m2 = ये कैपिटल M जो अपना क्या होगा, मास ऑफ अर्थ। ओके, और r है डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड बॉडी। ओके, कोई अर्थ के ऊपर, ये मान लो कि अर्थ है, यहाँ के कोई सरफेस पे मान लो कि स्मॉल m वाली कोई बॉडी है। ओके, इसका रेडियस है ये कैपिटल R, ये डिस्टेंस भी R ही होगा। ओके, और अर्थ का मास हम ले लेते हैं कैपिटल M। तो इस बॉडी के ऊपर अर्थ के वजह से जो फोर्स लगेगा उसका फॉर्मूला होगा आपका ये वाला। ओके, यहाँ पे हम लिख सकते हैं स्मॉल m इंटू कैपिटल M, डिनोमीटर में r²। ओके, या तो कैपिटल R क्योंकि डिस्टेंस कितना हो जाएगा, रेडियस जितना। तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे फोर्स के टर्म में। ओके, जब सेकंड बॉडी अपनी अर्थ हो और फर्स्ट बॉडी क्या हो, कोई दूसरी कोई भी बॉडी हो सकती है। ओके, अर्थ के सरफेस पे हो तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा, उसकी वैल्यू क्या आएगी, G कैपिटल M/r²। ओके स्टूडेंट, तो ये हमने ग्रेविटी के अंदर डिस्कस किया था। अभी फ्री फॉलिंग क्या होता है, फ्री फॉलिंग समझना तो प्रैक्टिकली हम ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं कि मान लो कि हम अपने घर के टेरेस पे चले गए, वहाँ से कोई ऑब्जेक्ट को मैं ऐसे रिलीज़ कर रहा हूँ, यहाँ से मान लो कि मार्कर को मैं रिलीज़ कर रहा हूँ ऐसे, तो ये नीचे की तरफ आ रहा है। ओके, मैंने इसको कुछ फोर्स नहीं दिया यहाँ पे। ओके, ऐसे धक्का नहीं दे रहा हूँ, कोई थ्रस्ट नहीं दे रहा हूँ, कोई फोर्स नहीं लगा रहा उसके ऊपर, सिर्फ रिलीज़ कर रहा हूँ। तो नीचे की तरफ क्यों आ रहा है, तो कि इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, अर्थ अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उसको अट्रैक्ट कर रहा है। तो जब
ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस के वजह से वो उसकी तरफ अर्थ की तरफ अट्रैक्ट करे, अर्थ की तरफ मोशन करे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्री फॉलिंग बोलते हैं। ओके, फ्री फॉलिंग के फिनोमिना में दूसरा कोई फोर्स नहीं आएगा। ओके, जब हम इसको यहाँ से रिलीज़ करें तो उसके ऊपर ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी, दूसरे फोर्स को हमें क्या लेना है, यहाँ पे एब्सेंस लेना है, मतलब हमें एयर रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट करना है। यहाँ पे ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ऐसे हमें यहाँ पे कंसिडर करना है। मतलब में जब अर्थ के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस के वजह से कोई बॉडी सेंटर की तरफ, अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करेगा या तो एक्सेलरेट करेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्री फॉलिंग। ओके, मतलब छत से छोड़ देना कोई भी चीज़। ओके, ऐसे हवा में हम कोई भी चीज़ छोड़ देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्री फॉलिंग बोलते हैं। ओके, तो उसका डेफिनेशन क्या होगा, या तो ऐसा भी बोल सकते हैं आप, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, इसका अदर वर्ड है वो आप लिख सकते हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, ऑल ऑब्जेक्ट फॉलिंग टूवर्ड्स अर्थ अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल। ओके, कोई भी ऑब्जेक्ट हो वो अर्थ की तरफ क्या हो, अट्रैक्ट हो, किसके वजह से, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, तो उसको क्या बोलेंगे, फ्री फॉलिंग बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या करेंगे, छत से कोई चीज़ को छोड़ दे, कोई भी चीज़, हम हवा में चले जाए, हम सीधे नीचे ही आते हैं। ओके, तब हम जब कोई चीज़ को रिलीज़ करते हैं तब हम उसको इनिशियल वेलोसिटी नहीं देते, कोई फोर्स नहीं देते, वो सिर्फ अर्थ के इन्फ्लुएंस की वजह से, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो वहाँ पे क्या करता है, मोशन करता है, और टूवर्ड्स टू कहाँ पे आता है, अर्थ के सरफेस के ऊपर आता है। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट को हम हवा में रखते हो, सरफेस पे ही आएगा, अर्थ के ऊपर ही आएगा। ओके, तो उस एक्शन को हम क्या बोलेंगे, फ्री फॉलिंग बोलेंगे। ओके, फिर जब हम यहाँ से रिलीज़ कर रहे हैं तब इसकी वेलोसिटी 0 होती है इनिशियल में। कोई ऑब्जेक्ट को ऐसे हम यहाँ से, मतलब ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग के ऊपर मान लो कि आप यहाँ पे खड़े हो। ओके, यहाँ से आप कोई स्टोन को थ्रो कर रहे हो, थ्रो नहीं कर रहे हो, सिर्फ रिलीज़ करो, तो यहाँ से रिलीज़ करोगे तो यहाँ पे वेलोसिटी इनिशियल v0 क्या थी, 0, या तो आप u लेते हो तो u इक्वल्स टू 0 इनिशियल वेलोसिटी। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा कुछ वेलोसिटी मिलेगी, v1 v2 v3, ऐसे फाइनल फिर कुछ वेलोसिटी होगी, मतलब में वेलोसिटी में चेंजेस आएगा। तो वेलोसिटी में चेंजेस आना मतलब क्या, टाइम के पासिस होने की वजह से टाइम बढ़ते जाएगा, उसके अकॉर्डिंग उसका वेलोसिटी के अंदर भी चेंज होगा। मतलब में एक्सेलरेशन क्या लिखते थे हम, dv/dt, मतलब में चेंज ऑफ वेलोसिटी या तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, तो उस एक्सेलरेशन को क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन बॉडी इन फ्री फॉल ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको स्मॉल g से डिनोट किया जाता है। और स्मॉल g और कैपिटल G में डिफरेंस है, कैपिटल G अपना यूनिवर्सल फोर्स कांस्टेंट है। ओके, यूनिवर्सल लॉ था, उसके अंदर जो g था कैपिटल, वो g अलग है और ये g अलग है। ओके, एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हो रहा है फ्री फॉलिंग के केस में, वो एक्सेलरेशन किसके वजह से आ रहा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आ रहा है। तो उस एक्सेलरेशन को क्या बोलेंगे, तो कि ग्रेविटी स्मॉल g, या तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी बोलेंगे। ओके, और वो इंडिपेंडेंट ऑफ मास होता है, वो हम यहाँ पे प्रूव करेंगे कि इंडिपेंडेंट ऑफ मास कैसे। तो अभी हम रिलेशन देखते हैं। ओके, रिलेशन किसके बीच में, स्मॉल g और कैपिटल G के बीच में। तो डिस्कस कर लेते हैं स्मॉल g और कैपिटल G के बीच में क्या डिफरेंस है, सॉरी रिलेशन क्या है वो देख लेते हैं। और डिफरेंस भी हमें पता है कि कैपिटल G तो हमें क्या लेते हैं, कांस्टेंट है, और स्मॉल g अपना ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अभी मान लो कि आपके पास ये अपनी अर्थ है। ओके, अर्थ का रेडियस हम कंसिडर करते हैं कैपिटल R, और मेजरमेंट कहाँ से, सेंटर से, और अर्थ का जो मास है वो हम ले रहे हैं कैपिटल M। ओके, कैपिटल M क्या है, मास ऑफ अर्थ, R क्या अपना रेडियस ऑफ अर्थ। अभी कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ओके, या तो कोई बॉडी है जिसका मास है स्मॉल m। ओके, वो अभी सेंटर से कुछ स्मॉल r डिस्टेंस पे, यहाँ से ये स्मॉल r डिस्टेंस पे है। ओके, ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, स्मॉल r। तो उस केस में अर्थ इसके ऊपर क्या लगाएगा, ग्रेविटेशनल पुल लगाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा। तो उसके ऊपर से हमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन स्मॉल g और कैपिटल G का रिलेशन निकालना। पहले तो यहाँ पर डेटा लिख लेते हैं, क्या क्या डेटा है तो देख लेते हैं। चलो, कैपिटल स्मॉल m क्या है, तो क्या मास ऑफ बॉडी। ओके, कैपिटल M क्या है, तो क्या मास ऑफ अर्थ, एंड कैपिटल R क्या है, तो क्या रेडियस ऑफ अर्थ, एंड स्मॉल r क्या है, स्मॉल r है अपना डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ
बॉडी एंड अर्थ। ओके, क्लियर। अभी हमें पता है कि जो फोर्स लगेगा वो फोर्स कितना होगा, तो कि F इक्वल्स टू G m1m2/r²। ओके, अभी ये ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा ये बॉडी के ऊपर r डिस्टेंस पे कितना, तो G m1m2/r²। तो F इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं m1 इक्वल्स टू हमने स्मॉल m लिया है और m2 इक्वल्स टू कैपिटल M और डिस्टेंस तो r ही। अभी ये फोर्स लगेगा तो फोर्स लगने से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, तो हमें ये भी पता है, ये इक्वेशन नंबर 1, F इक्वल्स टू क्या होता है, ma होता है। और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, सॉरी ग्रेविटेशनल पुल या तो ग्रेविटेशनल फोर्स, ये जो फोर्स लग रहा है वो किसके वजह से लग रहा है, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स के ग्रेविटेशनल जो इन्फ्लुएंस है ग्रेविटी की वजह से लग रहा है। तो ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स लगेगा उससे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उसको ही क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो एक ही जगह पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे A इक्वल्स टू जी ले लेंगे, तो हमारा इक्वेशन आएगा F इक्वल्स टू mg। तो इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पे लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट mg इक्वल्स टू g स्मॉल m कैपिटल M बाय r²। ये स्मॉल m स्मॉल कैंसिल आउट, तो स्मॉल g इक्वल्स टू कैपिटल G m बाय r²। तो ये अपना क्या आया, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, या तो बोल सकते हैं रिलेशन बिटवीन स्मॉल g एंड कैपिटल G, या तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बीच का ये हमें रिलेशन मिला। ओके, क्लियर है सभी को। अभी यहाँ पे हमें g की वैल्यू निकालनी हो अर्थ के ऊपर, तो हमें ये कैपिटल ये स्मॉल g की वैल्यू मतलब अर्थ के ऊपर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना है वो हमें निकालना हो, तो उसके लिए हमें कैपिटल G की नीड रहेगी, कैपिटल M की नीड रहेगी और स्मॉल r की नीड रहेगी। स्मॉल r क्या है, तो कि डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड बॉडी। ओके, G क्या है, तो कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कैपिटल M क्या है, तो मास ऑफ अर्थ। इसका मीनिंग क्या हुआ कि स्मॉल g है वो इंडिपेंडेंट ऑफ मास है, कोई बॉडी के मास से। मतलब मैं मार्कर को नीचे फेंकूँ या तो फिर मार्कर को नीचे मतलब फ्री फॉलिंग कराऊँ, या तो कोई बड़े हैवी और ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल कराऊँ। ओके, कोई अदर फोर्स नहीं होना चाहिए, तो दोनों क्या होंगे, साथ में आएंगे। मतलब मान लो कि एक हैवियर बॉडी, एक मेरे पास स्टोन है और एक मार्कर है, दोनों को साथ में मैं यहाँ से फ्री फॉल कराऊँ तो दोनों साथ में नीचे आएंगे। मतलब दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम होगा। क्यों सेम होगा, क्योंकि वो तो मास ऑफ बॉडी से इंडिपेंडेंट है, बॉडी के मास से तो इंडिपेंडेंट है। वो ओनली डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, तो क्या डिस्टेंस के ऊपर, दोनों बॉडी के बीच का डिस्टेंस, और मास ऑफ अर्थ के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और मास ऑफ अर्थ तो दोनों के लिए सेम ही रहने वाला है। दो ऑब्जेक्ट जो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल में मोशन करेंगे उसके लिए तो मास सेम रहेगा। तो इसका मीनिंग क्या है, तो स्मॉल g हो ये क्या है, तो कि इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ बॉडी है। ओके, क्लियर। अभी हमें स्मॉल g की वैल्यू निकालनी है, तो ये स्क्रीनशॉट लेके ये नोट कर लो। ओके, अभी यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, स्मॉल g की वैल्यू। ओके, तो हमारे पास फॉर्मूला आया स्मॉल g का। स्मॉल g मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इक्वल्स टू कैपिटल G कैपिटल M बाई r²। ओके, अभी कैपिटल G की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई kg²। ओके, ये प्रैक्टिकली वैल्यू है। और कैपिटल M मास ऑफ अर्थ कितना है, तो कि 6.6 इंटू 10⁻24 kg, और रेडियस ऑफ ये r की जगह पे क्या आएगा। ओके, और हमारा जो ऑब्जर्वेशन ऐसा हो कि ये r के ऊपर ही हो। मतलब मान लो कि ये तो बॉडी अर्थ के बाहर थी, लेकिन हम कोई अर्थ के सरफेस पे ले लें, तो हमारा जो स्मॉल r है वो कैपिटल R के बराबर हो जाएगा। अर्थ के ऊपर ले लेते तो उस केस में हमारा जो अर्थ का रेडियस है वो 6400 किलोमीटर है। तो उसको मीटर में कन्वर्ट करें तो 6400 इंटू 10⁻³ मीटर। ओके, तो पावर देखो 1 2 3 डेसिमल पॉइंट शिफ्ट करें तो 6.4 इंटू 10⁻³ पावर ऐड करो मतलब 6। ओके, 1 2 3 डेसिमल पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट किया तो यहाँ पे कितना होगा, 6 होगा। ओके, तो ये इक्वेशन में हम वैल्यू पुट कर दें कैपिटल R²। तो स्मॉल g इक्वल्स टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू कैपिटल M क्या है, तो कि 6 इंटू 10⁻24 kg डिवाइडेड बाय कैपिटल R 6.4 इंटू 10⁻6 उसका होल स्क्वायर। तो आपका जो फाइनल g आएगा वो 9.8 मीटर पर
सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन है इसलिए यूनिट भी क्या रहेगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो ये आपकी वैल्यू आएगी। लेकिन कभी कभी हम अप्रॉक्स उसको न्यूमेरिकल्स के अंदर 10 मीटर पर सेकंड भी लेते हैं स्पेशल केस में। ओके, 10 मीटर पर सेकंड स्पेशल केस में लेंगे। नहीं तो कभी हमें बोला जाता है कि 9.8 लो, तो हम 9.8 लेते हैं। ओके, जी की वैल्यू। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस किया, तो हमने डिस्कस किया रिलेशन बिटवीन ग्रेविटी एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ, फिर डिस्कस किया फ्री फॉलिंग, और फ्री फॉलिंग के बाद रिलेशन देखा स्मॉल जी एंड कैपिटल जी के बारे में। ओके, तो अच्छे से समझ लो। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।